नमस्कार दर्शकों का स्वागत है। भई नवरात्रे चले हुए हैं और जब 9 के 9 दिन हम देवी की पूजा करते हैं और 9 देवियाँ होती हैं सरस्वती, महाकाली सबके नाम नहीं लूँगी और उनमें हम देखते हैं कि भई महिलाओं का एक रूप देखते हैं, एम्पायर वुमेन जिसको बोलते हैं। तो ये जो देवी-देवताओं की ये खासकर देवी की पूजा करते हैं उसका थोड़ा-थोड़ा जो स्वरूप चेंज हो गया, जिनको हम आँखों देखी हैं इस वक़्त हम जो देख रहे हैं, एक महिला को भी किसी देवी से कम हम मान नहीं सकते, वो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत होती है। तो आज इन नवरात्रों में हमने कोशिश की है एक ऐसी एम्पायर वुमेन से मिलने की और जिनसे हम सब ना केवल हम प्रेरित हों बल्कि समाज भी प्रेरित होता है। भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय है जो उनकी वीसी हमारे साथ हैं डॉक्टर सुदेश छिकारा। इनसे मतलब हमें बहुत कुछ जानने को भी मिलेगा और साथ में भंवर सिंह है हरियाणा उत्सव से। तो हमने दोनों ने मिलके कोशिश की है कि मैडम से हम सारी बातचीत करें, यूनिवर्सिटी के बारे में भी करें और उनसे कुछ निजी चीज़ें भी सीखने की कोशिश करेंगे कि इनका कितना स्ट्रगल ऐसा रहा जो यहाँ तक पहुँची। और इस संस्था की मैं थोड़ी-सी बात करूँ, बहुत लंबे टाइम से यहाँ मतलब आज जो हमें लाखों की संख्या दिखती है, ये 3 लड़कियों से शुरुआत हुई थी यहाँ की संख्या की। भगत फूल सिंह की प्रेरणा से, उनकी कोशिशों से आज इतना बड़ा ये जो मतलब वट वृक्ष बन के तैयार हो गया है हमारे क्षेत्र के लिए, जो यहाँ शिक्षा का प्रभाव है इन्हीं संस्थाओं की वजह से है। तो शुरुआत करते हैं मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत। थैंक यू। जी, जी, जी। मैम मैं तो चाहूँगी कि मेरे साथी आपसे शुरुआत करें बात। सफलता संघर्ष से सफलता का जो दौर है वो आप उसके स्रोत शिखर पर बैठे हैं, तो इस दौरान आपके सामने संघर्ष भी बहुत ज्यादा देखने को मिला होगा। तो मैं चाहूंगा एक बार आपकी जो प्राइमरी एजुकेशन से शुरू करना चाहूंगा। तो आपका पैतृक गांव कौन सा है और उसके बाद फिर आपकी प्राथमिक शिक्षा कहाँ कहाँ हुई? मेरा पैतृक गांव यहाँ से मात्र 15-20 किलोमीटर दूर गांव जुआ माहरा है और मेरी जो प्री नर्सरी जो आज के जमाने में बोलते हैं या नर्सरी, वो गांव के ही स्कूल में हुई थी। उसके बाद जब मैं 6 वर्ष की थी तो हम सोनीपत मूव किए और उसके बाद सोनीपत में मेरी प्रारंभिक 6ठी तक की शिक्षा हुई और उसके बाद मैं जो हरियाणा का एक बहुत ही प्रेस्टिजियस स्कूल था मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स, उसमें मेरा दाखिला हुआ और 12वीं मैंने वहां से पास की। और उसके बाद कॉलेज जो कि हिंदू गर्ल्स कॉलेज सोनीपत से मैंने की। एमडीयू से मैंने अपनी जो है मास्टर्स एमकॉम की 1985 में और पीएचडी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से 1987 में मैंने कंप्लीट अपनी कर ली थी। तो मैं उस टाइम पे लड़कियों को पढ़ाना भी बड़ा मुश्किल होता था और तो आपके पिताजी ने कितना संघर्ष रहा होगा उस टाइम का? देखो, महिला उस समय जब हम बात करें 1978 के आसपास, इस क्षेत्र में महिला शिक्षा थी परंतु फिर भी बहुत उसमें परिवार का और समाज का दृष्टिकोण ये रहता था कि जो बेटियों की शिक्षा में इन्वेस्टमेंट इसे नहीं मानते थे, खर्चा सा ही लगता था कि इसको करने की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है। परंतु मेरे पिताजी आर्य समाज से प्रभावित थे और उनको महर्षि दयानंद जैसे लोगों के विचारों से वो बहुत ही प्रभावित थे और महिला शिक्षा के पक्षधर थे। तो उन्होंने समाज की परवाह न करते हुए मुझे बेस्ट ऑफ एजुकेशन देने का प्रयास किया। तो उस दृष्टि से कोई उस तरह का संघर्ष तो बहुत नहीं था क्योंकि पिताजी का साथ था। मैम एक आपकी 5 बुआ भी थी। हाँ, उनकी मेरी शादी भी करनी थी और फिर आपको भी पढ़ाई भी लिखाना था, तो पड़ोस वाले चाचे ताऊ ने समाज ने भी तो कुछ पिताजी को रोकने की कोशिश की होगी। नहीं वो रहता है परंतु क्या मेरे है वो शिक्षा के प्रति उनको इतना स्नेह था कि उन्होंने अपनी बहनों को भी पढ़ाया जो उनसे छोटी थी। और उस समय में जो मेरी एक बुआ थी वो उस समय की, क्योंकि हमारा जो गांव है उसमें लड़कियों का स्कूल बहुत पहले से था, तो उनको भी पढ़ाया, बीए बीएड किया उन्होंने, वो टीचिंग में आई। तो उस समय समाज का भी आपस में बहुत भाईचारा होता था कि साधन ना होते हुए भी लोग एक दूसरे की मदद करते थे। और मेरे पिताजी तो इतने बड़े दिल के थे, परिवार ही नहीं, उनके जो रिश्तेदार होते थे जैसे फ्रेंड्स कोई जीन से हैं तो उनके बच्चों को भी सोनीपत ले आते थे। और मेरी मदर जो है
बिल्कुल ऐसे जैसे स्कूल चलता है, बच्चों का दाखिला करवा के वहीं पाठशाला सी लगती थी घर में। ये उन्हीं का मुझे लगता है शिक्षा के प्रति जो जागरूकता थी, उनका स्नेह था, साधन नहीं, उनके जो जज़्बा था वो शिक्षा के प्रति, उसने वो वो उसको जिए भी, और जो भी उनके संपर्क में आया, उनमें भी उन्होंने ये भरा, और बहुत सारे बच्चे हमारे घर रह के पढ़े। मैम, अब एजुकेशन किया आपने, बीकॉम कर लिया, एमकॉम कर लिया, डॉक्टरेट पीएचडी किया। हाँ जी। क्या आपका टारगेट था कि वीसी बनेंगे? देखिए, जब मैंने 1988 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय जॉइन किया, क्योंकि हम जिस परिवेश से आते हैं, हमारी पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ भी बहुत होती हैं। तो उस समय मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे क्या बनना है, परंतु मेरे खून में ये था कि मुझे जो अपॉर्च्युनिटी मिली है वो मुझे अवेल करनी है और निरंतर मेहनत करनी है। और मैं ये आपसे साझा करते हुए बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में मुझे वो एनवायरनमेंट मिला, जो मेरे सीनियर टीचर्स थे, कलीग्स थे, उन्होंने मुझे बहुत मौका दिया आगे बढ़ने का। और ये कभी मैंने नहीं सोचा था कि मुझे ये अवसर मिलेगा। ये मुझे लगता है कि मेरे पिताजी और जो हमारे साथ जो लोग जुड़े थे, उनके प्रताप से, उनकी इच्छा शक्ति रही होगी, तो मैम, कहीं न कहीं से तो प्रेरणा मिलती है कि हाँ, मैं एक दिन वीसी बनना है। मुझे प्रेरणा ये थी कि मुझे अध्यापक अच्छा बनना है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी सरकार का कि उन्होंने इस प्रतिभा को समझा। मैं सच में बताऊँ तो मुझे ऐसा कुछ नहीं था, मुझे क्या बनना है। परंतु मुझे ये था कि मैं मेहनत करती थी और कोई अपॉर्च्युनिटी मिलती थी, लेट डाउन नहीं थी। मुझे जैसे 2002 में जब कॉमनवेल्थ फेलोशिप मिला, मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, मेरे परिवार का भी सहयोग रहा। तो मेरे पास एक ऐसी परिस्थिति आई, मुझे डिसाइड करना था कि मैं अपने बच्चों को परिवार के पीछे छोड़ के वो स्कॉलरशिप अवेल करूँ। तो मुझे पहला जो विचार आया कि नहीं, मुझे बच्चे नहीं छोड़ने चाहिए, मैं करियर के लिए थोड़ी सेल्फिश हो रही हूँ। परंतु मेरे पति ने मेरे को ये स्ट्रेंथ दी कि मैं तेरे से भी अच्छी तरह इन बच्चों को रखूँगा, यू कैन गो अहेड विद। सो वो टर्निंग पॉइंट्स रहे, जब आपको इंटरनेशनल एक्सपोज़र मिलता है, परिवार का सहयोग मिलता है, तो आप सीखते हैं तो आगे बढ़ते हैं। और इस तरह से मुझे लगता है कि छोटे-छोटे चीज़ें आई, उसमें परिवार का भी बहुत सहयोग रहा, और जो मेरे आस-पास के जो आप कलीग्स थे, फ्रेंड्स थे, उन्होंने भी काफ़ी मोटिवेट किया। बिल्कुल, इन्होंने कहा कि एक तरफ बच्चे थे, एक तरफ वो था। यूँ ही औरत को औरत नहीं कहते हाँ कि जी। देखो सिर पर पल्लू ढक कर आ रही, जैसे ही वो आती है, तो वैसे एक बाहर खिल जाती है। और मैं भंवर सिंह बताऊँ, सोनीपत में जैसे शिक्षा का हब तो है, यहाँ पर इन दिनों ना जो महिलाओं के हाथ में ही कमांड है। मैम, जैसे आपने एक वो चुना, एक ये चुना, इतना सारा मतलब एक प्रेशर होता है महिला पे। तो ये ऐसे संस्थान में हैं इस वक़्त आप, जो बड़ी मुश्किलों से एक-एक वो ना जर्रा बोलता है कि मेहनत का, एक-एक दाना यहाँ पर इकट्ठा किया। तो अब इस संस्था में आके आपको क्या लगता है कि मैं और क्या बेहतर कर सकती हूँ, जहाँ हमेशा महिलाओं को पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, उन दिनों में उस दौर में जो आप बता रहे हैं, जब हमें सिर पे से चुन्नी उतारने की भी मतलब इजाज़त नहीं थी? देखिए, जो ये स्थान है, ये बहुत सारे लोगों ने किया है। जी। और जो हम आज सोनीपत इस स्थिति में हैं कि यहाँ महिलाएँ हर क्षेत्र में लीडरशिप रोल्स में जब दिखती हैं, तो उसके पीछे बहुत सारे लोगों का त्याग मुझे दिखता है। जब मैं पुराने लोगों से यहाँ बात करती हूँ, किस प्रकार से जो ये सनातिकाएँ यहाँ गुरुकुल चलाती थी, अपने परिवार से दूर रहती थी, चंदा भी इकट्ठा करती थी, अनाज भी इकट्ठा करते थे। तो मुझे लगता है उसको वैल्यू करना चाहिए, और हमें अपनी आने वाली जनरेशन को ये बताना चाहिए। कई बार जब हम वो फ्रीडम मिल जाती है ना, तो उसको टेक इट फॉर ग्रांटेड करते हैं कि ये तो मिल गई है, ये तो उसके पीछे क्या तप रहा होगा, उसको कभी मुझे लगता है कि नई जनरेशन को भूलना नहीं चाहिए, और फ्रीडम के मायने को भी समझना चाहिए कि ये जो है, कहीं न कहीं इस फ्रीडम के नाम पर महिलाओं को हम पीछे तो नहीं लेके जा रहे हैं। जो पोर्ट्रेयल है वुमेन का, वो बहुत ग्रेसफुल रहना चाहिए। अब डिजिटल युग है, उसके लिए मुझे लगता है कि अब
ये चुनौती है आज के अध्यापक के सामने कि वो कितना एंगेज करता है नई युवा पीढ़ी को, क्योंकि उनको मल्टीपल चैनल से इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो हमारा रोल लगता है मुझे अब और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। हमें आने वाले जो ये बच्चे हैं इनकी बात सुननी चाहिए, उनको और उनका सही मार्गदर्शन करना चाहिए, क्योंकि जो आज का ये सोशल मीडिया है, डिजिटल अनकंट्रोल्ड जो इंफॉर्मेशन इन बच्चों के पास जा रही है, उनके दिमाग को कहीं ना कहीं पॉल्यूट करती है। और मुझे डर लगता है कि महिला सशक्तिकरण के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये चैलेंज है और इसको हमें दूर करना चाहिए, और उसको जो उस पे अपॉर्चुनिटीज हैं उनको इस्तेमाल करके आगे बढ़ना चाहिए। ये मैं बिल्कुल गंभीर विषय है और चिंतनीय भी है, क्योंकि हम अब ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि हमारे जो एक्शंस हैं हमारी बाकी महिलाओं को प्रेरित कर सकते हैं। और मैं ऐसा भी महसूस करती हूँ कि लीडरशिप पोजीशंस में आ गए हैं, परंतु अभी भी कुछ पैचेस में महिलाओं की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें मिलकर काम करना चाहिए। और मैं आप लोगों के माध्यम से जितनी भी यहाँ महिलाएं लीडरशिप रोल्स में हैं, और ये विश्वविद्यालय जो इसकी हेरिटेज है, तो महिलाओं के जो उत्थान के कार्यक्रम है इस विश्वविद्यालय से फ्लैगशिप प्रोग्राम्स होने चाहिए। अभी भी बहुत काम करना बाकी है, क्योंकि जब मैंने इस विश्वविद्यालय को ज्वाइन किया तो मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस आते हैं, वो उससे पहले मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती थी ऐसी परिस्थितियां हैं। क्योंकि देखो समाज में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। एक एमए करते करते एक तो बच्ची को उसके लेवल का इतना वेल क्वालिफाइड पति नहीं मिल रहा, परिवार नहीं मिल रहा, तो ये भी बहुत चिंतनीय विषय है। तो हमें महिलाओं को तो आगे लेके आना ही आना है, और उनको इस तरह से ट्रेंड करना है कि वो वेस्टर्न थॉट से प्रभावित ना हो। जो भारतीय समाज, भारतीय परिवार व्यवस्था है, उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए भी तैयार हो। कहीं ना कहीं ये जो थिन लाइन है बिटवीन, बिकॉज नहीं तो हम वहीं जाके खड़े हो जाएंगे जहां से हम शुरू हुए थे। और मुझे बहुत दुख लगता है, परिवार आते हैं बताते हैं कि जब तक अभी भी ग्रेजुएशन करते करते बहुत सारी बच्चियों की शादी हो जाती है, संख्या कम हुई है। और बच्चियों को के लिए भी टीचर्स को अवेयर करना चाहिए कि भी वो ऐसा महसूस करती हैं कई बार, जब मेरी इंटरेक्शन हुई कि शादी हुई तो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, ही विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, परंतु ये बिल्कुल सत्य नहीं है। हमें अपनी बच्चियों को मजबूत बनाना है, एक अपने पैरों पे खड़ा करना है, और वो जो एक डिग्निटी होती है ना उसका एहसास देना, वो किसी फॉर्म में भी हो सकती है। और उसको मैं अभी भी अपने टीचर्स को भी बताती हूँ कि भी जरूरी नहीं है वो बच्ची जाके डिग्री लेके नौकरी करे, वो अपना घर संभाल सकती है, अपने परिवार के साथ बिजनेस अच्छा कर सकती है। तो वो जो पोर्ट्रेल ऑफ विमेन इन एन डिग्निफाइड मैनर है, वो मुझे लगता है वो हमारे विश्वविद्यालय का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। हमने एनईपी लागू किया है, क्योंकि एनईपी में एक जो आप कहते हैं बेसिक शिफ्ट हुआ है। 4 इयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स आए हैं, और जो शिक्षा है उसमें भारतीयता का जो हमारा दृष्टिकोण था उसको इंक्लूड करने की कोशिश की है। टेक्नोलॉजी से भी इंटीग्रेट करने के हमने प्रयास किए हैं। एआई टूल्स, नए कोर्सेज शुरू किए हैं, डिजिटल युग शुरू हो गया है। हाँ जी, और स्किल एनहेंस कोर्सेज भी हमने शुरू किए हैं। बच्चों की इंटर्नशिप, क्योंकि ज्ञान को व्यवहारिक होना और उसको इंडस्ट्री से इंटीग्रेट करने का भी हमें प्रयास किया है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो मैम अभी आप विश्वविद्यालय को किस ऊंचाई तक देखना चाह रहे कि भी मेरे रहते रहते मैं इसको यहाँ तक पहुंचा पाऊँ? देखिए, ये जो विश्वविद्यालय है ये इतने लार्ज एक सामान्य विश्वविद्यालय नहीं है, जैसे ये इसका बहुत बड़ा सोशल इम्पैक्ट मुझे दिखता है। समाज में जो योगदान, जो हम अब ये बात कर रहे हैं कि सारी लीडरशिप पोजीशंस पे विमेन है, या बात करें आप देश में भी जो आज से 70 साल पहले महिलाएं यहाँ पढ़ के गई हैं, उसकी जो 3rd जनरेशन है, दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब। तो इट इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ ए ट्रिमेंडस सोशल इम्पैक्ट। तो मेरा तो केवल एक ही लक्ष्य है कि जो स्थान इसको हमारे स्टेट में या देश में मिलना चाहिए था,
इंडिपेंडेंस से पहले कोई व्यक्ति, कोई समाज क्या ये ऐसा सोच सकता है कि महिलाओं को शिक्षा दी जाए? वो ये समाज था। तो जिसकी सामाजिक प्रतिष्ठा देश भर में होनी चाहिए, वो मेरा लक्ष्य है। और उसके लिए मैं अपने स्टूडेंट्स, अपने स्टाफ से तो मैं निवेदन करती रहती हूँ, समाज से भी। और जो एलुमनाई यहाँ से पास आउट हुए हैं और जो एलुमनाई के बच्चे हैं, 5-6 तो जो है लेफ्टिनेंट जनरल्स बने हुए हैं। नबार्ड चेयरमैन जो है हमारे हर्ष बनवाला जी, उनकी माता जी यहाँ प्रिंसिपल थी। तो इस क्षेत्र की जो है 70 वर्ष पूर्व 3-4 पीढ़ी आ जाती मैम। 3-4 पीढ़ियां आ जाती हैं। तो उन सबको जोड़ने का प्रयास करेंगे। और मैं ये चाहती हूँ कि हरियाणा में ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्ची अफोर्डेबल शिक्षा ग्रहण करना चाहती है, वो इस विश्वविद्यालय में आए। और हमारे जो फ्लैगशिप स्टेट को जो हम मानते हैं कि हरियाणा बहुत पेट्रियार्कल स्टेट है, लड़ाई एग्रीकल्चर है, ये तो मैं उस विचारधारा को तोड़ना चाहता हूँ। उससे लिए आप सबका भी सहयोग चाहेंगे, आपके माध्यम से समाज, क्योंकि इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी इंस्टीट्यूशन। उस वो स्थान की मेरी जो है, आपने पूछा कि काश मेरे जीवन काल में, चाहे मैं यहाँ वाइस चांसलर ना भी रहूं, तो एक जागरूक नागरिक के नाते, क्षेत्र से की बेटी होने के नाते मेरी ये इच्छा है कि इसको वो प्रतिष्ठा मिले कि हरियाणा सरकार कोई भी फ्लैगशिप प्रोग्राम करती है तो विश्वविद्यालय से यहाँ से हूँ। और हम प्राउडली कह पाए कि वो स्टेट नहीं है जहाँ बेटियों को अच्छे से ट्रीट नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारी बेटियों ने हर क्षेत्र में बढ़िया काम किया है, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे वो डिफेंस में हो। अभी भी हमारी बच्चियां कमांड करती हैं। मैं तो बड़ा देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये पिक्चर आई है, उसमें एक लड़की है मेधा राठी, हाँ जी, वो भी जो है हरियाणा की बेटी है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये एक ऐसा स्थान है जहाँ विमेनहुड को, विमेन एम्पावरमेंट को सेलिब्रेट करना चाहिए। और दैट्स हाउ आई लुक एट इट। मैम, आपके हिसाब से कम शब्दों में छात्राओं को सफलता का चमत्कारी मंत्र क्या है आपके हिसाब से? देखो, आज के जमाने में बेटियों के लिए बहुत चुनौतियां हैं, उनको मेहनत करनी पड़ेगी और अपने पर विश्वास कि वो कर सकती हैं, और शॉर्टकट्स में ना जाए। मैं प्रतिदिन बच्चियों को यही बताती हूँ कि भाई देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क, और उनको ये मेहनत करनी चाहिए। The sky is wide open. They should come, take new roles, and they're working hard. और मुझे बिल्कुल आशा है कि बच्चे हमारी बहुत अच्छा काम कर करेंगे। पाएंगे, बिल्कुल। तो जी, ये थे हमारे साथ भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर सुदेश छिकारा जी। इनसे संघर्ष से सफलता का जो दौर है उसको हमने चर्चा की है, और इसके अलावा विश्वविद्यालय से जुड़ी कुछ खास बातों को लेकर भी हमने चर्चा की है। तो इस तरह के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते।